कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है, क्योंकि इसमें शनि बाबा अब आपके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। स्वयं शनिदेव जो है ये कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि तुम एक कर्म करोगे, सार्थक कर्म करोगे, मैं तुम्हें उस कर्म का 10 गुना फल दूंगा। अब ये वाणी कैसे फलित होगी, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें ध्यान बनाकर रखनी है, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जो है नवग्रहों के निमित्त जो गोचर व्यवस्था है उसके ऊपर एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए 15 जून तक सूर्य बाबा जो है वृषभ राशि पे बने रहेंगे। उसके पश्चात 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में इनका गोचर हो जाएगा। ये नियम याद रखिएगा कि वृषभ जो राशि है वो शुक्र बाबा का साइन है, तो शुक्र की और सूर्य की अधिक जो है नहीं जमती है, तो सूर्य बाबा की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन बनी रहेगी 15 जून तक। लेकिन मिथुन राशि में जब ये पहुंच जाएंगे, बुध बाबा की राशि है, बड़ी अच्छी पैठ बनती है, बड़ा सुंदर बुध आदित्य योग बनाते हैं दोनों साथ में मिलकर। तो यहाँ पर जाकर 15 जून के बाद से सूर्यदेव के संदर्भ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मंगल बाबा को समझ लीजिए 7 जून तक ये कर्क राशि पे नीच प्रभावी रहेंगे, यानी बिल्कुल जो है पावर है ही नहीं इनके अंदर, या समझ लीजिए आधी पावर है। फिर 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक सिंह राशि पर आ जाएंगे, सूर्य बाबा के घर में आ जाएंगे, गुरु रूप में जो इनके सूर्यदेव हैं गुरु रूप में अपनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, और घर जैसा माहौल जो है इनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केतु बाबू भी पहले से बैठे हुए हैं, अभी 18 मई को उन्होंने परिवर्तन करा है। बुधदेव 3 बड़े प्रमुख गोचरीय परिवर्तन रहेंगे। देखिए 6 जून तक वृषभ राशि पर रहेंगे, उसके पश्चात फिर 6 से लेकर 22 जून तक मिथुन राशि पर रहेंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। और 22 जून से लेकर फिर 30 अगस्त तक काफ़ी लंबे समय तक कर्क राशि पर इनका गोचर बना रहेगा। बृहस्पति बाबा 14 मई से लेकर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा। एक बार स्मरण करवा देता हूँ, 14 मई 2025 जब मिथुन राशि पे आए तो साथ ही साथ स्पीड इनकी तेज होगी, अतिचारी हो गए, 8 साल तक अतिचारी बने रहेंगे। अतिचारी को ना ऐसे समझिएगा, किसी भी घटना का बड़ा सटीक अंदाज़ा पूर्वानुमान अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल बना रहता है। साथ ही साथ बड़ा परिवर्तन, क्योंकि तारा अस्त हो जाएगा 27 दिनों के लिए, 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों तक अस्त प्रभावी बने रहेंगे बृहस्पति बाबा। शुक्रदेव 31 मई से लेकर 29 जून तक मेष राशि पर गोचर, और महीने के एंड में फिर ये स्वग्रही हो जाएंगे, क्योंकि 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक वृश्चिक राशि पर इनका स्वग्रही होकर गोचर प्रभावी हो जाएगा। शनि बाबा जैसा कि विदित है 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि पे गोचर प्रभावी रहेगा। देखिए 29 मार्च मतलब अप्रैल आ गया था, तब इनका गोचर परिवर्तन हुआ था, तो जून में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, शनिदेव का टॉपिक क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि स्लो प्लैनेट है ना, तो जड़ें अब इनकी फैलनी शुरू हो गई है, समझिएगा इस बात को। और राहु के प्रभाव से भी जो है समझ लीजिए एक जो समझ लीजिए व्यर्थ की जो ऊर्जा बनी हुई थी वहाँ से भी हट गए हैं। तो अब जो है ये जो शनि जो असल में जो आपको आशीर्वाद देना चाह रहे थे, अब आशीर्वाद फलित होने लग जाएगा। राहु और केतु के संदर्भ में 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि पर राहु और सिंह राशि पर हमारे प्यारे केतु बाबा। अब शनिदेव के संदर्भ में सबसे पहले समझिए, एक कर्म का 10 गुना फल शनि बाबा वृश्चिक राशि के जातकों को। शनि बाबा जहां पर बैठे हुए हैं, मीन राशि जो है ये गोचर में जो आपकी वृश्चिक राशि की जो कुंडली बनाई गई है, यह आपके 5वें सेक्शन के ऊपर पड़ती है। 12 नंबर लिखा हुआ ना, ये 5वां सेक्शन है आपका। शुभ पंचम त्रिकोण भाव, बड़ा शुभ भाव होता है ये। और 9th सेक्शन जो है शुभ नवम त्रिकोण भाव, इसके नीचे की नींव होता है। यानी ये सेक्शन अच्छा है तो भाग्य सेक्शन ऑलरेडी अच्छे प्रकार से काम करता है, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या के अनुभव में। शनि बाबा की मूल प्रकृति समझ लीजिए कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम मुझे अच्छा बना कर रखते हो, यानी कि अपने कर्म ठीक रखते हो, तो मैं इस सेक्शन की जिम्मेदारी लूँगा। जब मैं तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होकर प्रसन्न होकर इस सेक्शन की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जा रही है वहाँ पर भी मैं अच्छे प्रभाव दूंगा। अब समझिए इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। सबसे पहले इनकी दृष्टि जा रही है आपके 7वें सेक्शन पे, जहाँ पर कि वृषभ राशि लिखी हुई है, 2 नंबर लिखा हुआ। अभी प्लैनेट मत देखिए, हालांकि 29 तारीख को शुक्र बाबा यहाँ आ जाएंगे।
शनि और शुक्र का मेल है, अथवा लक्ष्मी योग है, जिसको ऐसे समझिए कि खर्च करने से पहले ये सोचना नहीं पड़ता कि अगर आज खर्च कर रहे हैं तो आने वाले समय में पैसा को कैसे के नियोजन करना है, कैसे मैनेज करना है। जो अंधाधुंध जो परचेजिंग पावर होती है वो शनि और शुक्र के मेल से आती है। अब आने वाले 2.5 साल तक ये दृष्टि यहाँ पर बनी रहेगी, शुक्रदेव के घर पे बनी रहेगी, जो कि आपके हर महीने पैसे देने वाला भाव है। साथ ही साथ जो सीधी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके लाभ स्थान पर। यहाँ पर कन्या राशि लिखी हुई है, 6 नंबर लिखा हुआ है। यह है कि जीवन में जिस भी प्रकार का लाभ चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा अगर आपका एकादश भाव बहुत अच्छे से रन कर रहा है। शनिदेव सीधे तौर पर उसको देख रहे हैं, 5वें सेक्शन के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके पश्चात ये देखिए कि जहाँ पर आपकी धनु राशि पड़ती है, धनु राशि आपके 2nd सेक्शन के ऊपर पड़ती है, यह आपका धन स्थान है, यह धन का नियोजन स्थान, यह आपका बैंक बैलेंस। यहाँ पर भी शनि बाबा देख रहे हैं। तो अब केवल अपने कर्म को ठीक रखते हुए अगर आप एक स्टेप चलते हो तो फल आपको 10 गुना मिलने वाला है, ये शनिदेव कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर। लेकिन हर हाल में आपको शनिदेव की मूल प्रकृति को समझना पड़ेगा कि वे आपका पक्ष नहीं लेंगे, केवल और केवल इस बात का न्याय बना के रखेंगे कि आपके साथ जो है वो न्याय होना चाहिए। अब आपको न्याय करवाना है तो कर्म को बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पर सूर्य बाबा अष्टम में पहुँच जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिएगा कि शनि और सूर्य का जो टकराव हो रहा था, शनि बाबा जो है जितना प्रभाव देना चाह रहे थे, सूर्य बाबा के आने के कारण एक प्रकार का धर्म संकट उत्पन्न हो रहा था और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो रहा था, वह डिले हट जाएगा। लेकिन अष्टम भाव है, अष्टम भाव को बिल्कुल भी प्रकाश प्रिय नहीं है, ना सूर्य प्रिय है, वहाँ पर उसकी रोशनी प्रिय है, ना चंद्रमा प्रिय है, ना उसकी रोशनी प्रिय है, क्योंकि उससे वो जो करना चाह रहा है, रिजल्ट देना चाह रहा है, वो सबके सामने आ जाता है। समझ रहे हो? मतलब कि ऊर्जा से जो उसकी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी भंग होनी शुरू हो जाती है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि 16 जुलाई तक का जो समय है, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का समय है, जो भी अपना धन निवेश है, धन के संबंध में जो भी आपके भविष्य की प्लानिंग है, आपको अपने अनाहत के भीतर छिपा कर रखनी है, बिल्कुल भी बाहर लेकर नहीं आना है। फिर 8वां सेक्शन और सूर्यदेव की डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगी। अब समझिए बुध बाबा को। देखिए बुध बाबा 7वें सेक्शन पे, 8वें सेक्शन पे और 9वें सेक्शन पे। 7वें सेक्शन पे है, ठीक है। 8वें सेक्शन पे है तो आपको अपने उदर का बहुत अधिक ध्यान बना के रखना है। जठरा अग्नि संबंधित और आंतों से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन खान पान अच्छा रखोगे, ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो प्रभाव नहीं आ पाएगा। ये पूर्व में आपको ऐसा बता रहा हूँ। ये बुध जो है जब भी अष्टम में होंगे, जो आंत होती है हमारी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसको थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, या जो है उसके कारण से जो गैस्ट्रिक की समस्या जो हो जाती है ना, हर जगह बॉडी में दर्द होता रहता है, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ढंग से अगर आप चल रहे हो, अच्छा खान पान है, सात्विक खान पान है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब ये अगर मान लो ये प्रभाव आता है तो जब ये 9 सेक्शन में पहुंच जाएंगे, 9 सेक्शन में बुध का मतलब है खोजी स्वभाव। अब जातक कहता है कि मैंने सब ट्राई कर लिया, मेरे स्वास्थ्य के संबंध में अब मैं स्वयं का निरीक्षण करते हुए चिकित्सीय परामर्श लूँगा। तो उसमें क्या होगा, या तो वो डॉक्टर जो अच्छा नहीं मिल रहा था, चिकित्सक अच्छा नहीं मिल रहा था तो वो मिल गया, या किसी न किसी रूप में समय थोड़ा सा चेंज हुआ और जो हमारे को जो औषधि नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू होगी। कुल मिला के स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा उदर के संबंध में ध्यान बना के रखना है। अब समझिए मंगल बाबा को। मंगल बाबा फाइनली 9 सेक्शन से आगे मूव करेंगे। बेशक 9 सेक्शन में मंगल बाबा की परफॉर्मेंस जैसी मर्जी रहती हो, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि है तो समझिएगा कि परफॉर्मेंस जितनी आनी चाहिए, मंगल के अंदर जितना बल होना चाहिए, उतना जो है वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो पहुँच जाएंगे सिंह राशि के ऊपर, जो कि 10वां सेक्शन है। 10वें सेक्शन को अगर आप देखोगे, कालपुरुष से चलते हुए देखोगे, तो मंगल एक प्रकार के उच्च प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं। केतु बाबा बैठने से अंगारक ऊर्जा जो है, विपरीत अंगारक ऊर्जा, वो भी बढ़ जाएगी और एक अलग प्रकार का पिशाच योग जो है वो उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत हल्के से।
शनि राहु वाला जो पिशाच योग है ना, वो कहीं ना कहीं प्रसिद्धि भी देता है, प्रसिद्धि योग भी इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पिशाच योग जो कुछ विद्वान जो कहते हैं, स्कैनिंग विद्या में भी इसको माना जाता है, लेकिन अंगारक स्थिति को, विस्फोटक स्थिति को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पराक्रम को नेगेटिव रूप में बढ़ाना शुरू कर देता है। हम जब भी बोलते हैं, हमारी वाणी से लोग आहत होते हैं और जो है हम हाथ पैर भी चला देते हैं। यह है मंगल केतु का कॉम्बिनेशन। या अगर केतु अगर टेक ओवर कर लेगा मंगल को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मंगल को ये समझ लीजिए केतु के लिए एक प्रकार से उसका आहार माना जाएगा, समझ रहे हो। और केतु के पास केवल हृदय है, ना उसके पास कोई वाणी है, मुखी नहीं है, ना आंखें हैं, और मस्तिष्क तो है ही नहीं, वो सब जो है राहु का डिपार्टमेंट है। इसके पास केवल इमोशंस हैं। इमोशंस को वो हर उस जगह लगाएगा जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन से छेड़खानी होगी तो कर्म क्षेत्र रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब दूसरा प्रभाव, एक तो पराक्रम को बढ़ा दिया नेगेटिव रूप में, यानी कि जहाँ तक के क्रोध का वो नियंत्रण नहीं रख पाएगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है। और दूसरा ना, कामों को टालने की आदत हो जाएगी। वो भी किस रूप में? इस रूप में कि मान लीजिए जातक को शाम के समय किसी से मिलने जाना है, कोई मीटिंग है, और वही बात उसका घर का कोई मेंबर उसको बता देगा, भाई आप ध्यान रखिएगा शाम को आपने जाना है। अब उसको ये बात अंदर से फील होगी, भाई ये मुझे कैसे समझा रहे हैं, है ना, बगैर सिर पैर वाली बात है ना, केतु से संबंधित है। तो वो कहेगा नहीं अब मैं आज नहीं जा रहा, मेरे को जो है सूचना मिल गई है, मुझे नहीं जाना है और मैं थोड़े दिन बाद जाऊँगा। यानी कि उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बेफुजुल वाली जो बात है, इसने अंगारक वाली जो ऊर्जा है, फालतू में फ्रस्ट्रेशन वाली ऊर्जा है, उसको बढ़ा दिया। लेकिन जहाँ तक ये संकल्प ले लेगा, अगर संकल्प ले लेता है कि व्यर्थ में क्रोध करने से अच्छे भले जो है पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, अच्छी वाली लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर बैठी हुई हैं, वो भी जो है रुष्ट हो जाती हैं। क्रोध से कोई भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, आज की स्थिति ऐसी है, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ हमारे को डील करनी चाहिए। तो मंगल केतु का जो प्रभाव है, ये पराक्रम को बढ़ाएगा पॉजिटिव रूप में। और अधिक से अधिक समय आप 10 तारीख के बाद से लेकर पूरे महीने तक अपने कर्म क्षेत्र पर लगाओगे और उसका सीधा प्रभाव आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहने वाला है। आप समझिए बृहस्पति बाबा को, बृहस्पति बाबा अष्टम भाव में 27 दिनों के लिए अष्टप्रभावी हो गए हैं। ज़्यादा फर्क उन लोगों को पड़ने वाला है जो अपने संतान के भविष्य को लेकर, उनके विवाह इत्यादि को लेकर, और ख़ास तौर से जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा विपरीत माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जो नेगेटिव अंदाज़ा लगाकर बैठोगे, जैसे अष्टप्रभाव से ये मुक्त हो जाएंगे, यानी कि अगले महीने जुलाई अगस्त तक, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सब समय का फेर होता है। हम अगर इतने तेज़ी से रिएक्शन नहीं करते तो चीज़ पहले ही संभली हुई थी, हमने व्यर्थ में एक ओवर रिएक्ट वाली भावना जो है सम्मुख लेके आ गए। यानी कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ वाले जो बृहस्पति देव हैं, यह थोड़ा सा इस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। अगर आप अपने मूल विषय पे टिके रहते हो और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हो, तो यहाँ पर जो मैंने जो प्रार्थना करी है उस सेक्शन में डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी। खास तौर से ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर आपका करा गया पैसा निवेश है, वहाँ पर ऐसी सूचना मिल सकती है, आपकी नॉलेज के अभाव में, आपको पूरा ज्ञान अच्छे से क्लियर नहीं है, विषय अच्छे से क्लियर नहीं है, कि फटाफट यहाँ से जो है पैसे निकालो। फिर जब ये प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा अगर नहीं करा जाता तो यह चीज़ थोड़ा सा हम लॉस से बच जाते। समझ रहे हो? तो बृहस्पति को बरकत के संदर्भ में 27 दिन जो हैं तो भ्रम में नहीं आना है। और भ्रम में नहीं आने के लिए मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है उसको समझना है और शनिदेव को प्रमुख रखना है। ये शनिदेव ने बोला है कि 1 चलोगे तो मैं तुम्हारे को 10 का फल दूंगा। अब जब शनिदेव कह रहे हैं तो ये बात हर प्रकार से लागू होगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्